दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जवान बेटे को ओंटो में बिठाकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से पुलिस वाले उनके ओंटो को रोक लेते हैं और ओंटो को रोकते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को पता चलता है कि पुलिस वाले उसे क्यों रोक रहे हैं। तो वह अपने पास से कुछ पैसे निकाल कर देने लगता है, लेकिन उनका बेटा उन्हें पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम लोग पैसे नहीं देंगे। अब पिता बेटे को समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन बेटा मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं पिताजी, आज आपको पैसे नहीं देने हैं और मैं आपको पैसे कतई भी नहीं देने दूंगा। इसके बाद पिता मजबूरन अपने बेटे का कहा मानता है और पुलिस वाले को पैसे नहीं देता है। अब पुलिस वाला जब देखता है कि वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसको और उसके बेटे को ओंटो को थाने में ले जाया जाता है और बाप बेटे को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब अंदर बंद होने के बाद भी जो बेटा होता है वो पुलिस वालों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है जो दरोगा बड़े ही रौब के साथ उस बेटे को अंदर बंद किया था, वह एकदम से उसके पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगता है। क्या हुआ था इस कहानी में ऐसा जिसकी वजह से वह दरोगा माफी मांगने लगा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना शहर में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पिता है जो कंपनी में काम किया करते हैं, साथ में उनका बेटा है जो फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहा है। पिता इतना कमा लिया करते हैं कि उससे परिवार का गुजर बसर हो जाता है और साथ में उनके बेटे की पढ़ाई का खर्चा भी निकल आता है। परिवार बड़ा ही खुश था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। बेटा दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और पिता कंपनी में काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। पिता का नाम होता है मांगेराम और बेटे का नाम होता है प्रवीण कुमार। तभी देश के अंदर अचानक से कोरोना काल आ जाता है और मांगेराम की जो नौकरी कंपनी में चल रही थी उस कंपनी से उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस दौरान काफी सारी कंपनियों ने अपने वर्करों में कमी की थी और इसी कारण से मांगेराम की नौकरी भी छूट जाती है। अब देश में भारी संकट था, तो इसी वजह से सभी लोग घर के अंदर बैठ गए थे और अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। उस समय के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि वह कैसा समय था और किस तरह का माहौल देश के अंदर बन गया था। धीरे धीरे समय बीतता है, पिता सोचने लगता है कि हो सकता है कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाए और उसके बाद दोबारा से मैं कंपनी में काम करने लगूंगा और मेरे परिवार का गुजर बसर अच्छी तरह से होने लगेगा। लेकिन जैसे ही देश का कोरोना काल खत्म होता है, उसके बाद भी उस कंपनी ने उसके पिता को काम के लिए नहीं बुलाया था, जबकि और कंपनियों ने जिन्होंने वर्करों को घर भेजा था उन्होंने कुछ हद तक अपने अपने वर्करों को बुला लिया था, लेकिन जो मांगेराम जी हैं उनको वहां से नहीं बुलाया गया था। अब इस बात को देखकर मांगेराम जी को चिंता होने लगती है और वह कंपनी के चक्कर काटने लगता है। वहां पर चक्कर काटते हुए उन्हें पता चलता है कि कंपनी वालों ने उन्हें परमानेंट निकाल दिया है और अब उनकी नौकरी कंपनी में नहीं लग सकती। अब इसके बाद मांगेराम इस बात को देखकर बड़े परेशान होते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मेरा समय कैसे व्यतीत होगा। इसके बाद मांगेराम जी पहले पहले तो अपने दोस्तों से और जान पहचान वाले रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लेते हैं ताकि उनका बुरा समय व्यतीत हो जाए। लेकिन आखिर ऐसा वो कब तक कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और जिस भी कंपनी में वो काम के लिए जाते हैं तो इसके बाद उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। इसी वजह से मांगेराम जी काफी ज्यादा परेशान थे। तो उनके ही पड़ोस में एक शेखर नाम का व्यक्ति जो कि ओंटो चलाया करता था और मांगेराम से अच्छी उसकी बना करती थी। तो एक दिन जब मांगेराम अपने पड़ोसी के पास बैठा हुआ था और वह उसे अपने बारे में बता रहा था, तो जो शेखर होता है उसे बताने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो जो मांगेराम है उससे पूछने लगता है कि क्या काम है। तो वो कहता है कि देखो भाई, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा और मेरे ख्याल से ओंटो का काम तुम्हें काफी जल्दी आ जाएगा और इसी को तुम भी कर लो। अब इस बात को सुनकर मांगेराम पहले तो मना करता है, लेकिन फिर जब वो देखता है परिवार की कंडीशन तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और शेखर से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे ओंटो चलाना सिखा दो और उसके बाद मैं भी ओंटो चलाने लगूंगा। मांगेराम को 4 व्हीलर तो चलाना आता था, लेकिन ओंटो उन्होंने कभी नहीं चलाया था। इसके बाद मांगेराम को शेखर ओंटो चलाने की ट्रेनिंग देता है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर वह अच्छी तरह से ओंटो चलाना जान जाता है। इसके बाद जो मांगेराम होता है इधर उधर से थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ और करता है और एक ओंटो लोन पर खरीद लेता है। उसे लोन पर खरीदने के बाद अब वह उसे चलाने लगा है और चला चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है।
इधर इतने ही दिनों में उसके बेटे, जिसका नाम प्रवीण कुमार था, उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वह आगे की तैयारी करने लगता है किसी सरकारी नौकरी में लगने की। इसी दौरान नौकरी की तैयारी करते टाइम एक दिन वह अपने पिता के साथ ऑन्टो पर जाता है, लेकिन वहां पर जाते ही उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। दरअसल प्रवीण के पिता अक्सर मंडी से सवारियां भरा करते थे, लेकिन मंडी के बाहर एक पुलिस नाका था, जिस पुलिस नाके पर उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते थे पुलिस वालों को, और उसके बाद ही वह लोग उन्हें मंडी के अंदर घुसने दिया करते थे। अब जब प्रवीण अपने पिता के साथ बैठा हुआ था, तो वहां पर पुलिस वाले उस ऑन्टो को रोक लेते हैं और रोकने के बाद उनसे पैसा मांगने लगते हैं। प्रवीण के पिता, जो मांगेराम थे, वो एकदम से अपने पास से 50 रुपये निकालते हैं और पुलिस वालों को चुपचाप देकर वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी प्रवीण अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, यह क्या किया आपने? तो मांगेराम कहने लगता है कि बेटा, ऐसा ही होता है, इसी तरह से हम रोज ऑन्टो चलाया करते हैं और यह तो एक ही जगह है। दिन में 3-4 बार हमें पुलिस वालों को ऐसे पैसे देने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं से सवारी लेने के लिए या फिर कहीं से किसी चेक पोस्ट को क्रॉस करने के लिए। अब यह बात देखकर प्रवीण सोचने लगता है कि पिताजी तो अपनी कमाई का लगभग 30 से 40% इन लोगों को ही दे देते हैं और मेहनत खुद करके इन लोगों के जेब में भर रहे हैं। इस बात को सोचते सोचते वह शाम के समय अपने पिता के साथ घर आ जाता है और आज दिन के समय जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ उसके दिमाग में फीड है। अब शाम के समय जब पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है, तभी जो प्रवीण के चेहरे पर उदासी होती है, उस उदासी को उसका पिता मांगेराम देख लेता है। मांगेराम अपने बेटे से पूछता है उदासी का कारण, तो वो बता देता है कि पिताजी, यह बात तो मुझे बहुत बुरी लगी। आप मेहनत से कमाते हो और वो पुलिस वाले खामखा ही उन पैसों को ले लेते हैं। तो उसका पिता कहता है कि बेटा, ऐसे ही होता है और यह सिस्टम आज से नहीं, काफी दिनों से चला आ रहा है और इसको कोई तोड़ने वाला तो है ही नहीं। इस बात को सुनकर फिर भी अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं इस सिस्टम को तोड़ दूंगा और उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जिला का अधिकारी जो होता है वो डीएम होता है, तो मैं डीएम बनूंगा। डीएम बनने के बाद इस सिस्टम को तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर प्रवीण के पिता मांगेराम कहने लगते हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से पढ़ाई कर ले, कोई भी आपत्ति नहीं है। प्रवीण ने ग्रेजुएशन तो कर ही ली थी और उसके बाद वह आगे की कोचिंग करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर जाना चाहता है और इस बात के बारे में अपने पिता से उसी समय पर जिक्र कर देता है। कहता है कि पिताजी, इसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली में मुखर्जी नगर जाकर रहना होगा और वहां पर थोड़े से पैसों का खर्चा आएगा। जो पैसे आपको मुझे देने होंगे, तो जो पिता होता है वो अपने बेटे का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर दूंगा। आखिर तू हमारी इकलौती संतान है, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इस बात को कहकर प्रवीण का पिता मांगेराम उसे वहां से मुखर्जी नगर भेजने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ पैसे इकट्ठा करके उसे दे देता है और कहता है कि बेटा, तू जल्द से जल्द चला जा और अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी कर। इसके बाद जो प्रवीण होता है, दूसरे ही दिन अपने सामान को पैक करता है और वहां से मुखर्जी नगर के लिए निकल जाता है। पिता ने जो कुछ भी पैसे दिए थे, उन पैसों से वो वहां पर रहने का अपना इंतजाम कर लेता है और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगता है। पिता यहां पर ऑन्टो चलाता है, बेटा वहां पर पढ़ाई लिखाई में मेहनत करता है और इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 2 साल के अंदर बेटे की पढ़ाई क्लियर नहीं हुई थी और उसका नंबर डीएम बनने के लिए नहीं पड़ा था। लेकिन 2 साल बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से प्रवीण की जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन प्रवीण के पिता मांगेराम का फोन प्रवीण के पास आता है। पहले तो वो हालचाल जानते हैं और हालचाल जानने के बाद अपने बेटे को घर की कंडीशन बताने लगते हैं। दरअसल प्रवीण के पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी और इसी वजह से वो ज्यादा ऑन्टो नहीं चला पाते थे। दिन में 2-3 घंटे ही काम कर पाते थे। तो वो कहने लगते हैं कि बेटा, अब जो कुछ भी तू कर रहा है उसको बंद कर दे और एक कोई कैसी भी नौकरी पकड़ ले ताकि हमारा गुजारा हो सके। अब यह बात सुनकर प्रवीण गहन सोच विचार में पड़ जाता है, क्योंकि उसने काफी दिनों तक मेहनत की थी और वह चाहता था कि वह कोई बड़ा अधिकारी बने और उस चीज को रोके जिस चीज के लिए वह बनना चाहता था। तो वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हम यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरा हौसला मत तोड़ो। अगर आपको पैसे नहीं भेजने हैं तो बेशक से जितना आपसे हो सके उतने पैसे भेज देना, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, आप मुझे यहीं पर रहने दो ताकि मैं अपने भविष्य को बेहतर बना सकूं। भले ही अगर आपको परेशानी हो रही है,
तो आप केवल से अपना गुजारा कर लीजिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने आप पैसा कमा लूंगा, यहां पर कोई काम कर लूंगा। इस बात को सुनकर जो प्रवीण के पिता होते हैं वे सोचने लगते हैं कि बेटा के अंदर जब इतना जुनून है तो क्यों उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, और वो भी कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू वहां पर मेहनत कर ले और मेहनत करने के बाद अपना गुजारा कर ले, यहां पर तो जैसे तैसे करके मैं संभाल लूंगा। इस बात को सुनकर जो प्रवीण होता है और वहीं पर अपने लिए कोई काम ढूंढने लगता है, वह सोचता है कि कोई पार्ट टाइम काम कर लूंगा और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को भी जारी रखूंगा। स्टार्टिंग में उसे काम मिल भी जाता है, लेकिन उस काम को करने के बाद जो प्रवीण होता है उसके पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचता। 8-9 घंटे का पार्ट टाइम काम था और 8-9 घंटे काम करने के बाद उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह पढ़ाई भी कर सके, और ऊपर से काम करने की वजह से उसके शरीर में थकान भी होती है। तो वह सोचने लगता है कि यह काम तो नहीं जमेगा, अगर ऐसा करूंगा तो बिल्कुल से मेरी पढ़ाई नहीं होगी और पढ़ाई करने के लिए मुझे कोई ना कोई और जरिया ढूंढना पड़ेगा। एक चौराहे पर खड़ा होकर वह यह सब कुछ सोच ही रहा था। तभी अचानक से उसके सामने से एक ऑन्टो वाला निकलता है। अब ऑन्टो जैसे ही उसके सामने से निकलता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचने लगता है कि हमारे पिताजी ऑन्टो चलाया करते थे और ऑन्टो में से वो इतना पैसा कमा लिया करते थे कि पुलिस वालों को भी दे दिया करते थे, और साथ में घर का गुजारा और मेरे लिए फीस के लिए पैसा भी भेज दिया करते थे। अगर मैं यहां पर रहकर ऑन्टो चलाऊं तो इतने पैसे तो मैं कमा सकता हूं कि यहां पर रहकर अपना गुजारा कर लूं और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाऊं। 2 से 3 घंटे ऑन्टो चलाऊंगा और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और मेरे लिए पैसे भी कम जाएंगे। यही बात सोचकर जो प्रवीण होता है एक ऑन्टो वाले से ऑन्टो के लिए पूछने लगता है कि ऑन्टो कैसे चलाया जाता है और किस किस तरह के रूल होते हैं। तो जो भी ऑन्टो वाला होता है उसे बताता है कि ऑन्टो किराए पर मिलते हैं और दिन में आप जितने घंटे इसको लेते हो उतने घंटे के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद वह ऑन्टो वाले से किराए पर देने वाले का एड्रेस ले लेता है और वहां पर उसके पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो मालिक था वह बुजुर्ग था और उसका नाम था रामकिशन। रामकिशन से वह बात करने लगता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। अब जो ऑन्टो मालिक होता है वो उसकी कहानी को सुनता है और कहानी को सुनने के बाद उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि बेटा, ज्यादातर ऑन्टो वाले सुबह सुबह जल्दी 9-9 बजे ऑन्टो ले जाया करते हैं और रात को 9-9 बजे हमें जमा कर दिया करते हैं। तो मैं थोड़ी देर ऑन्टो चलाना है तो तुम सुबह सुबह जल्दी ऑन्टो को ले जाया करना और सुबह 9 बजे से पहले मेरे पास जमा कर दिया करना। इसके लिए आपको किराया भी नहीं देना होगा और सुबह सुबह आपका काम भी हो जाएगा और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। उस मालिक के पास कम से कम 16 से 17 ऑन्टो थे और उनमें से एक ऑन्टो वो सुबह सुबह प्रवीण को दे दिया करता और प्रवीण उस ऑन्टो से लगभग 8:30 बजे तक काम किया करता और 8:30 बजे उस ऑन्टो को लाकर उल्टा मालिक को दे दिया करता। बदले में प्रवीण उसे भी कुछ पैसे दिया करता है। प्रवीण वहां पर रहकर मेहनत करता रहता है और इस साल जब उसका प्री एग्जाम होता है तो उसे वह अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लेता है। प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। इसके बाद वह चाहता तो है अपने पिता को बताना, लेकिन वो रुकता है और सोचने लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे। अगर पिताजी को यह बात पता चल गई तो पिताजी मुझ पर और भी ज्यादा उम्मीदें लगाने लगेंगे और उसके बाद अगर मेन में रह गया या इंटरव्यू में रह गया तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इसी वजह से जो प्रवीण होता है घर पर किसी को भी नहीं बताता है और आगे की तैयारी में जुट जाता है। धीरे धीरे उसका मेन एग्जाम भी हो जाता है और जैसे ही मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसको इस बात से बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेन एग्जाम में उसने क्वालिफाई कर लिया था और अब रह गया था इंटरव्यू। अब जैसे ही प्रवीण इंटरव्यू देने के लिए वहां पर जाता है तो वहां पर इंटरव्यू लेने वाले उससे सभी तरह के सवाल पूछते हैं और प्रवीण अपने सभी सवालों के सटीक जवाब उन्हें दे देता है। इसके बाद प्रवीण का इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है और फिलहाल वह एसडीएम बन चुका था। अब एसडीएम बनने की उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को कुछ नहीं बताता है और अपनी आगे की ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। 1 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो जाती है। अब जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है तो वह सोचता है कि क्यों ना पिताजी से मिला जाए और उन्हें मिलकर यह खुशी बांट दी जाए। इस बात को सोचकर जो प्रवीण होता है वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। सफर तय करने के बाद वो अपने घर पहुंच गया था और घर पहुंचते ही वह अपने माता पिता को इस बात की खुशी के बारे में बताता है और इस बात को सुनकर उसका पिता मांगेराम बड़ा ही खुश होता है।
इसके बाद प्रवीण कुछ समय वहां पर बिताता है और कुछ समय बिताने के बाद जिस दिन उसकी पोस्टिंग होनी थी उस समय अपने घर से निकलने लगता है। वह अपने पिता से अपने आप को ओंटो से छोड़ने के लिए कहता है और जानबूझकर उसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते पर पुलिस का नाका मिलता है और वहां पर ओंटो को रोका जाता है। कहता है कि पिताजी वहां से मुझे कुछ सामान लेना है और उसके बाद ही हम लोग स्टेशन जाएंगे। इसके बाद उसका पिता अपने बेटे को ऑन्टो में बिठाता है और उस नाके से क्रॉस करने लगता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और उसके पिता के ओंटो को हाथ देकर उनसे पैसे मांगने लगता है। और यह बात जैसे ही प्रवीण देखता है तो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं पिताजी, आज आपको इनको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं और मैं भी तो देखूं आपसे पैसे कैसे ले सके। अब यह बात उस पुलिस वाले को चुभ जाती है और वह कहने लगता है कि क्यों भाई ऑन्टो वाले, तुझे पता नहीं है कि यहां का क्या रोल है? तो ऑन्टो वाला डरते डरते कहने लगता है कि साहब ये मेरा बेटा है और इसे अभी इन चीजों के बारे में पता नहीं है। वह दोबारा से अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन तभी उसका बेटा फिर से उसका हाथ रोक लेता है और अपने पिता से कहता है कि नहीं पिताजी, आपको ये नहीं देने हैं और मैं आज आपको इनको पैसे नहीं देने दूंगा। इसके बाद जो पुलिस वाला होता है और भी गर्म हो जाता है और उसके ओंटो को लेकर वहां से सीधा थाने की तरफ चलने लगता है। पिता भी चुप होता है और बेटा भी चुप होता है और पुलिस वाला ओंटो को थाने में लेकर पहुंच जाता है। प्रवीण जब ऑन्टो से उतरता है तो उसके हाथ में फोन था और वह फोन में कुछ कर रहा था। इसके बाद वो लोग थाने में चले जाते हैं और थाने में जाने के बाद जो दरोगा साहब है वो प्रवीण के पिता को डांटने लगते हैं। प्रवीण अपने पिता की ओर लेते हुए कहता है कि थानेदार साहब, आप ये क्या कर रहे हो? हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। जिस तरह से आप हमारे साथ बिहेव कर रहे हो, एक तो आप लोग घूसखोरी किया करते हो और ऊपर से हम पर धौंस भी जमा रहे हो। ऐसा नहीं होगा और ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। अब इस बात को सुनकर जो थानेदार होता है वो चिढ़ जाता है और चिढ़ के कारण उन दोनों बाप बेटों को अंदर बंद करने के लिए कहने लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें कानून बताते हुए कहता है कि आप इस तरह से हमें अंदर बंद नहीं कर सकते और ये बिल्कुल ही कानूनन गलत है। लेकिन जो थानेदार होता है वो उससे कहने लगता है कि कायदा कानून क्या होता है, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम्हारी हेकड़ी बाहर निकल आएगी, जब तुम लॉकअप के अंदर बंद हो जाओगे। ऐसा कहकर थानेदार दोनों बाप बेटों को थाने के अंदर बंद कर देता है और दोनों के फोन और पर्स बाहर ही जमा कर लिए थे। इसके बाद प्रवीण थाने के अंदर बंद हो जाता है और वहीं पर वेट करने लगता है। बाप बेटे में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और बातों के दौरान दोनों बाप बेटे लॉकअप के अंदर से मुस्कुराने लगते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं कि इन लोगों को बंद किया है लेकिन उसके बाद भी ये मुस्कुरा रहे हैं तो वो उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं और बाहर से ही उन्हें धमकाने लगते हैं। यह बात देखकर प्रवीण और भी ज्यादा मुस्कुराता है और थोड़ी देर बाद सायरन की आवाज आती है और उस थाने पर डीएम साहब और एसपी साहब की एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस वालों को यह पता चलता है कि डीएम साहब और एसपी साहब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उन लोगों में एकदम हड़कंप सा मच जाता है और इस बात को देखकर प्रवीण और प्रवीण के पिता और भी जोर से मुस्कुराने लगते हैं। अब जैसे डीएम साहब और एसपी साहब थाने के अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करते ही दरोगा की खबर लेने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, यहां पर रहकर तुम्हें यह सब कुछ शोभा नहीं देता। अब दरोगा को कुछ इस बारे में पता नहीं होता कि एसपी साहब यहां पर क्यों आए हैं और डीएम साहब यहां पर क्यों आए हैं और ये मुझसे किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि साहब, मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से अपना काम कर रहा हूं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो एसपी साहब कहने लगते हैं कि अरे बेवकूफ, हमें सब कुछ पता है जो कुछ भी तुम यहां पर कर रहे हो। तुमने रिश्वत के लिए एक ऑन्टो वाले और उसके बेटे को लॉकअप में बंद कर रखा है और यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद जो दरोगा होता है उसे जब लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो वो कहने लगता है कि साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है। दरअसल इनके पास अवैध शराब पाई गई थी और इसी वजह से मैंने इनको पकड़ा है। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब कुछ बोल पाते उससे पहले ही जो डीएम साहब है वो कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो कहां है वो शराब जो उनके ओंटों में पाई गई है। तो दरोगा कहने लगता है कि साहब, ये लोग ही शराब तस्करी कर रहे थे, लेकिन दूसरा ओंटो जिसके अंदर शराब थी वो यहां से भाग गया और यही हमारे हाथ लगे हैं। अब इस बात को सुनते हैं डीएम साहब और एसपी साहब दरोगा को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये पता है कि तुमने किसको अंदर किया है। और जैसे ही दरोगा ये बात सुनता है तो एकदम चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी तो डीएम साहब वो कहने लगते हैं कि एसडीएम साहब हैं और इनकी आज पोस्टिंग होनी थी और तुम्हारी वजह से आज ये अपनी पोस्टिंग पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए हैं और ऊपर से इनके लिए फोन आया है कि आपके थाने में ऐसी ऐसी गड़बड़ हो रही है
और उन लोगों को जाकर पकड़ो। इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब उन्हें बाहर निकलवाते हैं, और जैसे ही वो दोनों बाप बेटे बाहर निकलते हैं तो दरोगा साहब एकदम से उनके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि साहब माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल प्रवीण ने उनका एक छोटा सा वीडियो बना लिया था पीछे बैठे बैठे, और तभी वो अपने पिता को रिश्वत देने से रोक रहे थे। उन्होंने मोबाइल कैमरा को ऑन करके अपने शर्ट की जेब में रख लिया था और उसी से पूरी तरह से उनका वीडियो बन गया था, और उसी वीडियो को उन्होंने आगे भेज दिया था और साथ में मैसेज भी भेजा था। कहा था कि मैं तो अपनी पोस्टिंग के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया है और फलाने थाने में ले जाने की बात कर रहे हैं। तभी ऊपर से उनको छुड़ाने के लिए वहां के डीएम साहब और एसपी साहब के पास खबर आती है, और वो दोनों भागे दौड़े थाने पर आते हैं, और बाहर निकलने के बाद वो उनसे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, हमारी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं और इन लोगों पर हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर देंगे। इसके बाद उन पुलिस वालों पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाती है और डीएम साहब, एसपी साहब खुद उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और आगे से अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ ना होने की सांत्वना देते हैं डीएम साहब और एसपी साहब। उसके बाद इस तरह के अभियान चलते रहते हैं जिससे ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो प्रशासन के साथ रहते हुए भी प्रशासन के साथ गद्दारी करते हैं, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती है। यह बात चारों तरफ फैल जाती है और सभी लोग प्रवीण की वाहवाही करने लगते हैं और उसके पिता का नाम चारों तरफ रोशन हो जाता है। इसके बाद जब प्रवीण अपनी पोस्टिंग संभालता है तो अपने माता पिता को अपने पास बुला लेता है, और अब उसके माता पिता अच्छी जिंदगी जिया करते हैं अपने बेटे के साथ, और कोई भी ऐसा काम उन्हें नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी एक साधारण से घर की, जो कि कोरोना काल में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन उसके बाद उस बेटे ने कुछ ऐसा किया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर हड़कंप मच गया और चारों तरफ उसके पिता का नाम हो गया। अब क्या कहना चाहते हो? प्रवीण के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मांगेराम जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? डीएम साहब और एसपी साहब के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।